हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज है हमारा डे नंबर 5 पेपर लीग सीरीज का, जिसमें हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले 2 चैप्टर्स के हो गए हैं, इको अकाउंट्स दोनों की सीरीज चल रही है, 5 दिन हो चुके हैं, आज हमारा 5th डे है। एंड हमारी जब पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी तो बेटा तुम्हारा पूरे का पूरा पेपर हो जाएगा लीक, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डाल रहे हैं जो पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं और जो तुम्हारे पेपर में 110% आने वाले हैं। सो हाँ, पूरी की पूरी सीरीज को फॉलो कर लो अगर 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाहते हो अकाउंट सीखो बिजनेस किसी भी चीज में। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सारी हमारी प्लेलिस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो है ही, उसके अलावा पूरा साल हमने पूरा कोर्स डाला है, बहुत शिद्दत से एक एक चैप्टर की एक एक वीडियो डाली है, डिटेल्ड वीडियो डाली है। तो कोई भी चैप्टर देखना है वहां से जाके देखो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाओ। एंड अगर एमसीक्यू चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू तो 20 मार्क्स के आते हैं, तो 20 नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, छोड़ तो नहीं सकते, तो नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। जैसे ही वीडियो आएगी, वीडियो के बाद आ जाएंगे इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे एमसीक्यू, तो वहां से एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी है, तो व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में रहने वाला है। अगर तुम्हें नहीं भी रिवाइज किया हुआ चैप्टर, अगर नहीं भी ज्यादा आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने अच्छे से आराम से समझाऊंगी कि हर क्वेश्चन के साथ साथ ही तुम्हें हर चीज रिवाइज होती चली जाएगी। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात अपने को नहीं है। शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। आज सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एक छोटी सी केस स्टडी से स्टार्ट हुआ है। देखते हैं केस स्टडी क्या बोलती है। तो सलीम करीम दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया है हाई क्वालिटी सीड्स ग्रो करने का, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो करने का। ठीक है, बिजनेस ऑफ सेलिंग हाई क्वालिटी सीड्स ताकि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ग्रो हो सके। ठीक है, 200 वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स सीड्स जो है वो लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें हैं। ड्यू टू द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स द हेल्थी कंजम्पशन हैबिट्स, क्योंकि लोग आजकल हेल्दी हेल्दी होने लग गए, स्पेशली कोविड के बाद हर किसी को हेल्दी खाना है। ठीक है, सो दैट इज वाई उनको लगता है कि अगर हम इस जगह पे काम करें, इस फील्ड में काम करें, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, जो कि एक अच्छी सोच है ऑब्वियसली। बट यहाँ पे कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन के बारे में तुम्हें यहाँ से पता चलता है। जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, 1 सेकंड के लिए पॉज करना है, पहले अपना आंसर खुद अपने दिमाग में सोचना है, फिर मेरा आंसर सुनना है। तो यहाँ पर देखो, हमें पैसे की बात नहीं हो रही है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। इसमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिमांड सप्लाई की बात नहीं हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही है, तो इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल भी नहीं है, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही, सरकार के किसी रूल की नियम की बात नहीं हो रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल नहीं है, किसी भी लॉ की बात नहीं हो रही, किसी कोर्ट के जजमेंट की बात नहीं हो रही, तो ये लीगल भी नहीं है। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी प्रेफरेंसेस, ठीक है, उनका जेंडर, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उनकी एज, या फिर शादी हो रखी है या नहीं, मतलब ये सारे जो भी डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या सेल करना है, क्या नहीं सेल करना। तो हमारी सोसाइटी की ही बात हो रही है कि सोसाइटी की टेस्ट एंड प्रेफरेंस अब ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रही है, तो वो बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोशल एनवायरनमेंट डायमेंशन की बात करी गई है। आंसर भी इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर से मेरे पास केस स्टडी है अगेन। यहाँ पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सी है। ठीक है, ऊपर बताई गई है। जो हमारी ये कंपनी है, रेप्यूटेड इंडियन कंपनी है, बहुत सालों से काम कर रही है। व्हेन ही फाउंड दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट, जब उनको पता चला कि इंडियन मार्केट में कोई फॉरेन कंपनी आ रही है, तो फिर वो पहले से तैयार थे उस थ्रेट को मीट करने के लिए। जो कंपनी थी वो पहले से तैयार थी उस थ्रेट को मीट करने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने पूरी केस स्टडी नहीं डाली है, केस स्टडी काफी बड़ी होगी, तो डॉट डॉट करके का क्या मतलब है कि बीच बीच में से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सको कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो उसको पता चला कि एक फॉरेन कंपनी आ रही है, बट वो पहले से तैयार थे उस थ्रेट को मीट करने के लिए, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उसके साथ ढिशुम ढिशुम करने के लिए पहले से तैयार थे। तो कौन सा इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का पता चला, क्या उनको कोई यूजफुल रिसोर्स मिला? जी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, पहले ही यूजफुल रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए, पहले ही अच्छे एम्प्लॉयज को लेकर चले गए, ऐसा कोई बात नहीं हो रहा। तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूविंग की बात हुई, कोई बात ही नहीं हो रही कि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, कोई बात ही नहीं हो रही कि वो और एफिशिएंट हो गए, और ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, कोई बात नहीं हो रही है ऐसी। अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्या कोई ऐसी बात हो रही है? नहीं, ऐसी बात हो ही नहीं रही, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सालों से बिजनेस में है।
तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं हो सकता, वो तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। नया तो कुछ शुरू नहीं किया, कोई नई अपॉर्च्युनिटी की बात नहीं हो रही, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या होगा? थ्रेट आइडेंटिफाई करा है और एक वार्निंग सिग्नल आया है, ठीक है? अ लॉट ऑफ टाइम जो वर्ड होगा वो एज़ इट इज़ आपको केस स्टडी में कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। तो प्लीज मेक श्योर किया करो कि अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान से देख रहे हो, ठीक है? एज इट इज वर्ड टू वर्ड बहुत बार मैच हो जाता है, जैसे यहाँ पे थ्रेट और थ्रेट वर्ड मैच हो गया, तो थ्रेट आइडेंटिफाई करने में मदद मिली, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिला कि भैया कोई नई कंपनी आ रही है, वो compete करेगी हमारे साथ आके, अगर वो डिस्काउंट देगी तो हम डिस्काउंट देंगे, वो ऐसा करेगी हम ऐसा करेंगे। तो पहले थ्रेट पता चल गया, पहले से तैयार बैठे हैं डिशुम डिशुम करने के लिए। सो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है, ठीक है? अगला हाई इन्फ्लेशन रेट्स। अरे भाई मुझे इससे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसके आगे पढ़ूंगी ही नहीं। इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है बेटा, ये सीधा सीधा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब तुम सोचो किसी भी इकोनॉमिक चीज की अगर बात हो गई, डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मनी सप्लाई, पैसा, फॉरेन एक्सचेंज, किसी भी फाइनेंशियल चीज की अगर ऐसी बात हो गई तो वो सीधा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, मैं आगे पढ़ के टाइम वेस्ट करूंगी ही नहीं, ठीक है? पेपर में अभी तो तुम्हें समझा देती हूँ कि क्या लिखा है, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना आगे पढ़ के। तो हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से क्या होता है, कंस्ट्रेंट आता है बिजनेस एंटरप्राइजेस पे। तो ये कौन से डायमेंशन की बात करेगी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, बिकॉज हाई इन्फ्लेशन रेट जो है उसकी वजह से बिजनेस को जो है ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ते हैं हर चीज के, अपने रॉ मटेरियल वगैरह के। तो बिजनेस जो है वो थोड़ा सेटबैक आ जाता है बिजनेस में। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है ऑब्वियसली, ठीक है? अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द गिवन पिक्चर। कोई पिक्चर दे रखी होगी, हमने पिक्चर नहीं बनाई है, पिक्चर किस चीज की है? एक एआई न्यूज एंकर है जो टीवी पे बोल रहा है, आई एम अ एआई न्यूज एंकर। मतलब एक फोटो है, उस फोटो के अंदर एक टीवी चैनल बना हुआ है, जैसे आज तक बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और उसके अंदर एक न्यूज एंकर यहाँ बैठी है, पर वो क्या है, वो एआई है और वो बोल रही है कि मैं एआई न्यूज एंकर हूँ। तो यहाँ पर हमें कौन से डायमेंशन की बात पता चल रही है? कौन से डायमेंशन की बात पता चल रही है? बहुत ज़्यादा ऑब्वियस आंसर है कि नई टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हो रही है, कि एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है जो इंसानों को रिप्लेस कर रही है एआई से। सो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे हमारी जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, कोई पैसे की बात नहीं हो रही, सोसाइटी की प्रेफरेंसेस की बात नहीं हो रही कि सोसाइटी को क्या अच्छा लगता है, सरकार के किसी रूल की बात नहीं हो रही, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही, किसी लॉ की बात नहीं हो रही। बहुत ऑब्वियस आंसर है, क्लीन स्वाइप है, क्लीन आंसर है हमारा कि ये टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। विजुअली इंपेयर्ड के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे लिए तो एक एडिशनल क्वेश्चन है ना, हमारी तैयारी हो जाएगी। शिफ्ट इन डिमांड फ्रॉम पुरानी वाली, है ना, जो इलेक्ट्रिक इंजन थे, टू फ्रॉम फाउंटेन पेन्स टू बॉल पेन्स, मतलब पुराने इंजन से नए इंजन पे आ गए, है ना? लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक इंजन पे आ गए, फाउंटेन पेन से हम बॉल पेन पे आ गए, ठीक है? टाइपराइटर से हम कंप्यूटर पे आ गए। इन सब से क्या पता चलता है भैया? इन सब से ऑब्वियसली पता चलता है कि हर एक पर्टिकुलर केस में हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा डेवलप हो रही है, वो और ज्यादा बेटर हो रही है। तो इन सभी केसेस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। तो कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? टेक्नोलॉजिकल उसकी बात हो रही है, डायमेंशन। अगला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अच्छा, चार केस दिए, चारों में हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी डायमेंशन है वो बतानी है। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से एक एक नंबर के चारों होंगे, ठीक है? बताते हैं। एलेक्सा पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर से मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बहुत ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, एलेक्सा ओपन द कर्टेन्स, ओपन ही बोलेगा, ठीक है? टर्न ऑन तो हो गया नहीं, कर्टन, कर्टेन्स क्या हुए? ओपन द कर्टेन्स, ठीक है? एलेक्सा डू दिस डू दैट, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल, हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? हमें पता चल रहा है, ठीक है? सो देखते क्या है, पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो तुम। एलेक्सा पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल इज द लेटेस्ट फीचर ऑफ एलेक्सा विच enables the Amazon customers to do this just by speaking to Alexa। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है।
अगला मेरे पास आता है, मोनिका इज वर्किंग इन अ एमएनसी एज एन इम्पैक्ट ऑफ द वर्क फ्रॉम होम regime शी इज नाउ इन अ बेटर पोजीशन टू इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज। सोसाइटी की बात हो रही है एंड अ हेल्दी फूड हैबिट, अगेन सोसाइटी की बात हो रही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम हो गया है, मतलब कि सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आजकल लोग जो है घर से ही बैठ के काम कर लेते हैं, उनको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड विच इज वाई अगेन हमें बहुत क्लियरली कुछ एक सोशल हैबिट्स के बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में बताया गया है कि सोशली चेंज हो रहा है आजकल दुनिया में, विच इज वाई बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आजकल हर कोई जो है घर से बैठ के काम करने को तैयार है, सो बिजनेस को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, सो सोशल एनवायरमेंट की हमें यहाँ पे बात हो रही, सोशल बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन की बात हो रही है। सोसाइटी नहीं, फिर से मैंने सोसाइटी लिख दिया, सॉरी। इसका आंसर क्या होगा? सोशल, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला, अतिशा परचेज्ड अ होम एंड फॉर दिस शी टुक अ लोन। अब लोन आ गया, मुझे लग रहा है पैसे की बात हो रही होगी, देखते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन हर लोन इंक्रीज्ड एज द बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। वेरी वेरी सिंपल है कि यहाँ पर पैसे की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही है, बैंक्स की बात हो रही है, लोन्स की बात हो रही है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट है। मतलब तुम एक चीज देखो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ना, तुम्हें इकोनॉमिक्स में जो कुछ तुमने पढ़ा है ना, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं, उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। जैसे पीछे इन्फ्लेशन के बारे में था, उसके बारे में पढ़ते हो एडीएस में, ये मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर आ गया। तो जो भी इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़े हैं ना चैप्टर्स, चैप्टर्स के नाम तो पता होंगे, तो उन चैप्टर्स के बारे में सोच के देखना, उनसे रिलेटेड ही होगा कुछ ना कुछ। उन चैप्टर्स में जो कुछ पढ़ा है उन्हीं के बारे में होगा कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एनवायरमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं। मदर्स मिल्क इज द बेस्ट फॉर बेबीज इज प्रिंटेड ऑन द पैक ऑफ दिस particular milk powder produced by this company. By doing this, the company is not only protecting the customer का interest, but also necessarily informing its potential buyers about the importance. मतलब कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो किया है। उन्होंने एक लॉ को फॉलो किया है कि भैया ये जो पाउडर जो भी मतलब पैक है हमारा, इस पैक के ऊपर जो भी चीजें जरूरी होती हैं लिखनी, वो चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट हो ही रहा है, पर जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मतलब जो लॉ ने नेसेसरी कर रखी है कि भैया अपने कस्टमर को ये सब बताना पड़ेगा, वो सब उन्होंने अपने पैक पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, चलो तो हमारे चारों क्या हो गए? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, चारों एनवायरमेंट हमारे हो गए। एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, मेरे साथ पढ़ो। ठीक है, वैसे तो मैं भी क्यों पढ़ूं, मेरा पेपर थोड़ी है, लेकिन तुम्हारा पेपर है ना। और सो दैट तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ हम सिर्फ यूट्यूब वीडियो से नहीं पढ़ रहे, हम अच्छे से एक लाइव क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए। इसलिए मेरे साथ ऊंची बोल के पढ़ोगे, मम्मी तक आवाज जानी चाहिए कि हाँ भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है। ऊंचा बोल के पढ़ना है एकदम। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट से शुरू करते कि वो क्या होता है। It includes forces relating to the scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. Very good. आगे social environment पढ़ो। Social environment includes social forces like the customs and traditions, values, social trends, society's expectations from business, which have impact on business enterprise. Very good. Third padho, economic environment. It refers to the factors like interest rate, inflation rate, changes in the disposable income of people, etc., which have impact on बिजनेस एंटरप्राइज। बहुत अच्छे। एक आखिरी रह गया, लीगल एनवायरनमेंट। जल्दी से खुद से पढ़ो तुम ऊंचा बोल के। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट जजमेंट्स, as well as the decisions rendered by the various commissions, agencies at every level of government, center, state, local. It is imperative for the management to obey these. ठीक है, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं बेटा, तुम समझो। सरकार ने कोई लॉ पास किया हो, किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी हो, किसी पर्टिकुलर कमीशन ने कोई कुछ पास किया हो, किसी एजेंसी ने कुछ पास किया हो, किसी भी लेवल पे पास किया हो, वो लॉ है तो लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम मतलब पैसे से रिलेटेड है ना, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। कस्टम, ट्रेडिशन, मतलब पढ़ के हमें क्या पता चला? इंपॉर्टेंट वर्ड्स पता चले कि अगर ये वर्ड्स लिखे आ रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात हो रही होगी। ठीक है, ये चीजें हमें पढ़ के पता चली। अगले पे चलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक फोर्स?
स्पेसिफिक फोर्स का क्या मतलब होता है? ऐसी फोर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन रिलेटेड कोई भी लॉ पास करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। वो किसी भी हॉस्पिटल को इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो किसी भी रेस्टोरेंट वाले को इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो मे बी स्किन केयर, मेकअप, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन सब इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा चेंज जो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी पेपरों का सीजन आ रहा है ना, आगे आगे पेपर आएंगे, ठीक है। तो पेपर के सीजन में मेरे बिजनेस का भैया एक डिफरेंट ट्रेंड होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा ऑब्वियसली देखेंगे मेरी वीडियोस को। मे बी वो सेम इम्पैक्ट जनवरी फरवरी मार्च के महीने में स्किन केयर की इंडस्ट्री में ना होता हो। तो सॉरी, दिस इज स्पेसिफिक टू माई इंडस्ट्री। तो कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ मुझे इम्पैक्ट करे, वो स्पेसिफिक फोर्स है। पर कोई भी ऐसी चीज जो जनरल इन जनरल सबको ही इम्पैक्ट करेगी, जैसे कि कोविड है, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। हमारी सरकार बीजेपी आई या कांग्रेस आई, वो सबको इम्पैक्ट करेगा। उसका सिर्फ मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरे देश भर से लेना देना है, पूरी दुनिया से मे भी लेना देना हो, जैसे कोविड का था। वो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू माई बिजनेस, ठीक है। सो जनरल फोर्स ऐसी होती है जो हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस को इम्पैक्ट करे। फॉर एग्जांपल कोविड। स्पेसिफिक फोर्स ऐसी होती है जो सिर्फ मेरे बिजनेस को ही इम्पैक्ट करे, मेरे ही इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। अब दो तरीके की होती है, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों आती है, स्पेसिफिक भी आती है, जनरल भी आती है। लेकिन इन सब में से कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक फोर्स? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर। अरे मेरे सप्लायर सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट करेंगे, मेरे सप्लायर दूसरी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, तो ये स्पेसिफिक है। मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ मुझे इम्पैक्ट करेंगे, दूसरी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। पर लीगल कंडीशंस जो हैं बेटा, वो सबको सेम तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक मेरे बारे में नहीं है, जो इन जनरल जो भी लीगल कंडीशन एक देश में होती है, अगर डेमोक्रेसी है तो पूरे देश के लिए है ना? अगर डिक्टेटरशिप होगी तो पूरे देश के लिए होगी, ठीक है ना? अगर कोई लॉ है जो बोलता है इंपोर्ट बंद कर दिए जाएँ, तो सबके इंपोर्ट बंद हो जाएँगे। कोई बोलते हैं एक्सपोर्ट बढ़ा दिए जाए, सबके बढ़ाएँगे। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था इंडिया पे, तो सब पे लगाया था। सिर्फ मेरे को थोड़े ना दोष दिया था, मैं सिर्फ मेरे पे थोड़े ना था वो। सो जो भी लीगल कंडीशंस हैं, वो सबको इम्पैक्ट करेंगी। वो जनरल होंगी, दे आर नॉट स्पेसिफिक। ये वाली जो है, ये स्पेसिफिक होंगी, ठीक है? सो द आंसर शुड बी लीगल कंडीशंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एमसीक्यू है बट केस स्टडी फॉर्म में है। द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड, कौन से कंपोनेंट की, कौन से डायमेंशन की बात करी गई है, ठीक है? पढ़ो मेरे साथ। Seeing the increasing demand for automobiles in this, a global car manufacturing company planned to expand the operations and sell the cars over there. ठीक है? However, the government of this imposed high import duties. अब गवर्नमेंट ने हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी ऑन फॉरेन टू प्रोटेक्ट लोकल मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज है, हम सबको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट ने एक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है जो कि हमारी सरकार ने लगाई थी। इंडियन इको चैप्टर 2 में हम पढ़ते थे ना, 1950 से 1990 के बीच में इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई थी, हमारे देश की भी सरकार ने लगाई थी। हर देश की सरकार लगाती है अपने लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, बाहर के लोग आके हमारे देश में गाड़ियां कम बेचे इसलिए, ठीक है, ताकि उनकी गाड़ियों की जो कॉस्ट है वो महंगी हो गई। अब बहुत बच्चों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि मैम ये पॉलिटिकल होगा या फिर ये लीगल होगा, ठीक है। अब ये बेटा पॉलिटिकल होगा, ये लीगल नहीं होगा। दिस विल नॉट बी लीगल। देखो लॉ ना यूजुअली वो चीज होती है जो भैया, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जो ऐसा नहीं है कि भैया एक सरकार आई थी, उस सरकार का दिल किया कि ऐसा कर देते हैं, उस सरकार ने ऐसी एक जजमेंट पास कर दी कि भैया अगले 2 साल के लिए, 4 साल के लिए ऐसा होगा। मतलब मतलब द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन, बट एक बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का कि आप शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हो पॉलिटिकल और लीगल के बेस पे। लीगल जो भी चीजें होती है ना, वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं एंड ऑलमोस्ट पूरे ही देश के लिए होती है। पर जो पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो एक पार्टी आती है पावर में, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आती है पावर में, उसका दिल करता है कि ऐसा ऐसा करना है, वो ऐसा कर देती है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब भी ऐसा बात होता है कि हम फॉरेन
कोई भी डील कर रहे हैं, किसी भी दूसरे देश की सरकार के साथ कोई डील कर रहे हैं, किसी भी दूसरे देश के साथ ऐसा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डील हो रहा है, वो भी अ लॉट ऑफ टाइम पॉलिटिकल होती है क्योंकि एक सरकार आई, उस सरकार का एक पॉलिटिकल पार्टी आई, उस पॉलिटिकल पार्टी का दिल किया ऐसा करूँगा मैं, ऐसा करूँगी मैं, उसने ऐसा कर दिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर देगी। 1990 के बाद हमने भी खत्म करी थी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है ना? तो तुम समझ रहे हो ये शॉर्ट टर्म चीज़ें होती है। अरे आज दिल किया इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी, कल दिल किया तो हटा दी। दिस इज़ नॉट अ लॉ, ये लीगल एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं बिकॉज़ दे आर यू नो डिसीजंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट इज़ पार्टी इन पावर। कल को दूसरी पार्टी आएगी पावर में, वो इसको रिवर्स कर देगी, वो हटा देगी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को, ठीक है? तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, पार्लियामेंट ने डिसीजन ले लिया भैया कि ऐसा ही होगा हमेशा-हमेशा के लिए, ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? दिस इज़ नॉट मतलब ये ऐसा लॉ नहीं बन गया है किसी देश के लिए कि ये देश हमेशा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा के ही रखेगा। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में काउंट करना है, ऐसी चीज़ों को लीगल एनवायरनमेंट में मत काउंट करना। आई डू अंडरस्टैंड जैसे ही तुम लोग गवर्नमेंट वर्ड पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग सीधा जाता है लीगल की तरफ, बट थोड़ा-सा सोच के देखो, क्या ये एक देश की पूरी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही होगा? क्या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके इसको रिवर्स नहीं कर सकती? कर सकती है और एक पॉलिटिकल पार्टी का लिया हुआ डिसीजन है, समझ रहे हो? सो दिस इज़ अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, दिस इज़ नॉट लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक केस स्टडी है, एमसीक्यू नहीं है, 2 से 3-4 नंबर की हो सकती है ये केस स्टडी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू फीचर्स, हमें फीचर्स बताने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन आया है कि हमें डायमेंशन नहीं बतानी, फीचर बताने हैं। कौन से फीचर की बात हो रही है? दो ढूंढ कर, ठीक है? स्वीट्स हैज बीन द मेन स्टे फॉर सेवरल लार्ज होम ग्राउंड रेस्टोरेंट ब्रांड्स। कहते हैं बहुत सालों से स्वीट्स जो है, मिठाइयां जो हैं, वो होम ग्रोन जो ब्रांड्स होते थे उनके लिए जो है काफी मतलब एक बढ़िया चीज थी, लोग बहुत पसंद करते थे। Young consumers are moving away from consuming traditional sweets to buying the western style चीजें, ठीक है? तो कहते हैं आजकल जो यंग कंज्यूमर्स हैं, अब वो ये पुरानी स्वीट्स पसंद नहीं करते, अब उनको चाहिए वेस्टर्न, चीज केक, बेक्ड एंड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम तो जेन ज़ी हैं, है ना? हम तो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ अभी कि कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन से डायमेंशन की बात यहाँ पे हो रही है। फीचर हमसे पूछे हैं वो मैं बताऊंगी, तुम मुझे बताओ कौन से डायमेंशन की बात हो रही है यहाँ पे, ये बताओ, ठीक है? तो हमारे जो यंग कंज्यूमर्स हैं, उनको ट्रेडिशनल मिठाइयाँ नहीं खानी, नई मिठाइयाँ खानी है। इस शिफ्ट की वजह से जो ये हमारा रेस्टोरेंट है, वो क्या कर रहा है? प्लेइंग अ ग्रेटर रोल इन द हेल्दी पैकेज्ड फूड मार्केट। वो अब हेल्दी पैकेज्ड फूड मार्केट की तरफ जा रहा है, इन एडिशनल टू ट्रेडिशनल स्वीट। पुरानी स्वीट्स के अलावा अब ये लोग प्लान कर रहे हैं टू एक्सपैंड टू द हेल्दी स्वीट आइटम्स। अब वो हेल्दी चीजें भी बनाने लग रहे हैं। दीज न्यू हेल्दी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज लोगों का लाइफस्टाइल। इन नए हेल्दी प्रोडक्ट्स की वजह से क्या होगा? लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, ठीक है? अब इससे हमें ये पता करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी दो डायमेंशंस के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले एक डायमेंशन तो जो मुझे लग रही है वो यही लग रही है कि जो मेरा हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा वो होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो टाइम टू टाइम जो है बदलता रहता है। यानी कि हम बोले तो जो हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो डायनामिक है, ठीक है? वो क्या है? हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो पूरी तरीके से डायनामिक है, वो हमेशा सेम नहीं रहने वाला है, उसमें कभी कुछ बदल जाएगा, कभी कुछ बदल जाएगा, कभी कुछ बदल जाएगा। सो जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर डायनामिक नहीं होता, अगर वो हर वक्त सेम ही रहता, फिर तो दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो ना कोई अपॉर्चुनिटी आती, ना कोई थ्रेट आता, फिर तो पढ़ना ही ना पड़ता। पर क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हर वक्त बदलता रहता है, कभी लॉ बदल गया, कभी सोसाइटी बदल गई, कभी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गई, विच इज वाई हमें बिजनेस एनवायरनमेंट पे लगातार नजर रखनी पड़ती है, लगातार उसको पढ़ना पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ से समझ आ रही है, लास्ट लाइन में हमें उन्होंने बताया है कि भैया ऐसा होगा। अच्छी बात है। अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? दीज हेल्दी प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज द लाइफस्टाइल। मतलब वो कह रहे हैं कि ए चीज हुई है, ए चीज के होने की वजह से अब बी चीज होगी। समझ रहे हो? इस लाइन से हमें क्या समझ आया कि ए तो हो गया, अब लोग जो है वो ट्रेडिशनल स्वीट्स की तरफ नहीं, नई स्वीट्स की तरफ जाना चाहते हैं। ए तो हो गया, लेकिन ए की वजह से उन्होंने क्या किया? नॉट जस्ट
लेटेस्ट बट ऑल्सो हेल्दी स्वीट्स बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अब कुछ और भी होगा, इसकी वजह से अब बी इफेक्ट भी आएगा। मतलब कि पहले लोग ट्रेडिशनल खाते थे, अब ट्रेडिशनल से लेटेस्ट चीजों पे जाने लग गए। पर इस कंपनी ने सोचा कि लेटेस्ट तो बनाएंगे, साथ में हेल्दी भी बना देते हैं। तो जब हेल्दी बनाएंगे उसकी वजह से बी यानी कि क्या होगा, लोगों का लाइफस्टाइल बदल जाएगा। तो यानी कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। एक चीज की वजह से कोई दूसरी चीज भी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, एग्जैक्ट यही दो फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पे लाइंस कोट नहीं कर रखी, पर तुम प्लीज लाइंस कोट करके आना कि इस लाइन से हमें ये पता चला है। इंटर रिलेटेडनेस मुझे आखिरी लाइन से पता चला है, डायनामिक मुझे सेकेंड लाइन से पता चला है, यंग कंज्यूमर्स आर मूविंग अवे। ठीक है, कि वो बदल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी सेट बचेगा उसके बाद। इंटर रिलेटेडनेस, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट, बोलो मेरे साथ, ऊंचा ऊंचा बोलो। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। इंक्रीज इन द अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस मे लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस, एंड दे इन टर्न चेंज पीपल्स लाइफस्टाइल। ठीक है, डायनामिक बोलो मेरे साथ। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एज इट कीप्स ऑन changing. It can be in terms of technological improvement, shift in consumer preference, or entry of new competition in the market. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आखिरी सेट बचा है, लास्ट एक दो क्वेश्चन ही बचे होंगे हमारे पास। हाँ, बस लास्ट एक दो क्वेश्चन। अबे काफी सारे क्वेश्चन हैं एक ही सेट में। चलो कोई नहीं, जल्दी से करते हैं, एमसीक्यूज ही हैं। एंड अभी आई थिंक काफी कुछ रिपीट ही होने लग जाएगा, बिकॉज हमने 6 सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। द गो वीगन, अरे यार ये बहुत चल रहा है आजकल। द गो वीगन मूवमेंट हैज बीन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न नेशंस। मुझे लग रहा है यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट ही होगा, बिकॉज ये एक सोशल शिफ्ट ही आया है कि अब हमें नॉन वेज नहीं खाना, अब हमें वेजिटेरियन खाना है, और वेजिटेरियन में भी अब हमें वीगन खाना है। तो मुझे लग रहा है सोशल एनवायरनमेंट की ही बात हो रही है। ठीक है, बिकॉज अगेन सोसाइटी के लाइफस्टाइल की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, प्लांट बेस्ड फूड ऑल्टरनेटिव्स और ये सब की बात हो रही है। तो बहुत ऑब्वियसली सोशल एनवायरनमेंट की ही बात हो रही है। मतलब देखो, एक लाइन एक वर्ड पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, एजर्शन रीजन है। एजर्शन क्या है, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल। अगेन सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। क्या कहते हैं, इंक्रीज्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, इंक्रीज द डिमांड ऑफ हेल्दी प्रोडक्ट एंड सर्विस। हाँ, सही लग रहा है, सही लग रहा है। एसर्शन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कहते हैं कि भैया आजकल ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग हेल्थ केयर के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, जिसकी वजह से अब डिमांड बढ़ गई है हेल्दी प्रोडक्ट्स की। ऑब्वियसली जब लोग हेल्थ के लिए अवेयर हो जाएंगे तो वो डिमांड भी करेंगे हेल्दी चीजें। तो एसर्शन ट्रू है, तो ये ऑप्शन डी तो कट गया। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड। रीजन तो फॉल्स हुआ भैया, रीजन तो फॉल्स हुआ, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स तो इंटर रिलेटेड हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा एक फीचर में कि सारे एलिमेंट्स इंटर रिलेटेड हैं। सो फिर मुझे अब देखना ही नहीं पड़ा कि रीजन इज द करेक्ट रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। वो तो मुझे देखना ही नहीं पड़ा, क्योंकि रीजन फॉल्स ही है। तो सीधा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस या 3 फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखते हैं, बहुत सिंपल है, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, सिंपल सा। इंपॉर्टेंस क्या है, इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मेरे पास एक्रोनियम भी होगा इसके एडवांटेजेस का। इसका एक्रोनियम आई थिंक हमारा होना चाहिए था कॉर्पिट। हाँ, सी ओ आर पी आई टी। ठीक है, सी से होगा हमारा कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, हम चेंजेस के साथ लड़ाई कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से। ओ से होगा मेरा अपॉर्चुनिटीज एंड अर्ली एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज ढूंढो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले जाओ। आर से होगा कि हमें रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज वाला पॉइंट होता था ना, ये हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। पी से हमारा क्या होगा कि हमें प्लानिंग में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। टी से होगा हमारा थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। आई से क्या होगा, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो कॉर्पोरेट
हमारा जो है वो इसका क्या है, एक्रोनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ठीक है, पहले ही पता चल जाती है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इट इनेबल्स टू टैप यूजफुल रिसोर्सेज, कोई भी यूजफुल रिसोर्स है तुम पहले ही अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हो, ताकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स पहुंचे उससे पहले ही उसको इकट्ठा करके रिसोर्स को अपने पास रख लो। ठीक है, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, कोई भी चेंज आएगा उसके साथ ढिशुम ढिशुम करने के लिए तुम तैयार बैठे हो। ठीक है, क्योंकि तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा हुआ है। और प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी मदद करता है तुम्हें, तुम अच्छे से प्लान्स बना सकते हो, अच्छे से पॉलिसीज बना सकते हो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी तुमने करी हुई है। एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी अगर तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करी है तो। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स का अगर मैं एक्रोनियम बोलूं तो उसके एनवायरनमेंट के फीचर्स का एक्रोनियम होता था ट्रस्ट CID। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना और देख लेना, मैच कर लेना, मिल जाएंगे। अ, हमारा मैनेजमेंट के फीचर्स का एक्रोनियम क्या होता था, क्या होता था, गो मम्मी पापा गो टू CID। प्लानिंग के फीचर्स आएंगे कल की क्लास में, प्लीज मम्मी पापा गो टू CID। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स का एक्रोनियम क्या है, ट्रस्ट CID। ट्रस्ट CID। ठीक है, इसको देख लेना, मैच कर लेना, तुम्हें मिल जाएंगे सारे के सारे। तो CID के अराउंड मैंने तुम्हारे पूरे सिलेबस के एक्रोनियम बनाए हैं, मतलब किसी भी चीज का फीचर अगर याद करना है तो उसमें CID तो होगा ही, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली D होता है डायनेमिक, C होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, I कई बार हो जाता है इंटेंजिबल, कई बार कुछ और हो जाता है, तो ये सारी चीजें जो है देख लेना, तुम्हें एक्रोनियम जो है इसके अकॉर्डिंग बना लेना, फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मेरी वीडियो देख लेना, मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। हमारे पास अभी क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन क्या हुई थी, नोटबंदी हुई थी, ताकि जो है काला पैसा जितना भी है, ब्लैक मनी जितना भी है, उसको बाहर निकाला जा सके। ऑल्दो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई ब्लैक मनी नहीं निकली थी। ठीक है, ये सब सरकार ने सोचा था कि हो जाएगा, पर सरकार ने इतने बुरे तरीके से इंप्लीमेंट किया था कि जो सोचा था उसमें से कुछ हुआ नहीं था, बस लोगों की जान निकाली थी भाई, लोगों को लाइनों में खड़ा दिया था। एक्चुअल में अच्छा इंपैक्ट तो नहीं हुआ था। मतलब अब इतने साल हो गए हैं तो अब जो है इकोनॉमिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि क्या सच में इंपैक्ट हुआ जो गवर्नमेंट ने बोला था कि होगा। अ लॉट ऑफ इट डिड नॉट हैपन। ठीक है, बट सरकार ने क्या बोला था कि भैया ब्लैक मनी, काला धन जितना भी है वो सारा हम देश से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जितने भी लोगों ने अपनी वेल्थ हमसे छुपा के रखी थी अब उनको सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास इतना पैसा था, तो अब हम तुमसे टैक्स लेंगे पेनल्टी रेट्स पे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला आज से कि टैक्स चोरी बिल्कुल भी सही नहीं जाएगी, हमें जहां भी पता चलेगा टैक्स चोरी हो रही है हम वहां पर जो है तुम्हें पकड़ेंगे, दबोचेंगे। ठीक है, इट क्रिएट्स अ कैश लाइट इकोनॉमी, ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुई है डिमोनेटाइजेशन के बाद। वैसे भी अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, बट हाँ एक चीज जो बहुत अच्छी है इंडिया में वो है हमारे UPI सिस्टम। इसके बाद मेजरली हमारे UPI सिस्टम बहुत ज़्यादा काम करने लग गया। आज की डेट में 10-10 रुपए भी यूपीआई करते हैं, पेटीएम, गूगल पे हम करते हैं। किसी भी दूसरे देश का यूपीआई इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारे भारत देश का है। तो ये एक अच्छी चीज़ हमारे पास आई, मेजरली डिमोनेटाइजेशन के बाद शुरू हुई, ये कह सकते हैं। इससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। पहले हम जो सेव करते थे कैश की फॉर्म में सेव करते थे, तो फिर वो पैसा बैंकों में नहीं जाता था, बैंक उसको यूज करके आगे इन्वेस्ट नहीं करते थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रुक जाता था, क्योंकि हमने कैश की फॉर्म में घर पे पैसा संभाल के रखा हुआ था। अब सारा पैसा बैंकों में ही रहता है लोगों का, तो जो कैश का पैसा था सारा बैंक में जमा हो गया, विच इज वाई जो बैंक्स थे अब उसको आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली तुम्हारी इकोनॉमी बेटर चल सकती है। सेविंग्स जो है वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा अब बन गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर, आधे एक घंटे की वीडियो बनी होगी हमारी ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। कोई भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डन लिख के जाना कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने आज पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। टेलीग्राम चैनल से जाके नोट्स ले लेना, व्हाट्सएप चैनल पे जाके MCQ जरूर सॉल्व करना। व्हाट्सएप चैनल पे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे और MCQs मैं डाल दूंगी आपके लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।